पहले आप उसको उस पे ज़रूर प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले तो मैं सभी को मेरा नमस्कार, और मैं जी मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश और हमारे ज़िले और शहर से जुड़ी हुई समस्याओं का जनता के सामने जो है रखने का काम आपने किया है, उठाने का काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे जो है पिछले 9 महीने पहले भी जो है मेयर की जिम्मेदारी मिली थी, और उस समय हमने सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि जो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है पूरा करने का काम जो है शुरू हो। और सबसे पहला काम जो है हमारा जो ड्रेन नंबर 6 है, जो वर्षों पुराना सपना शहर की जनता का था कि ये शहर के बीचों बीच गंदा नाला कवर होकर जो है यहाँ पर गंदगी दूर हो सके, वो काम लंबे समय से जो है चल रहा है। बीच बीच में जो है कुछ बाधाएं आई, उनको दूर करके, और मैं समझता हूँ कि 90% काम जो है पूरा हो चुका सर। और 10% काम जो बाकी बचा था, उस जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी पहले उसने बीच में मना कर दिया था कि मैं काम नहीं करूँगा। फिर हमने जो है उसको बुलाकर जो है ये उससे बातचीत करके और सरकार से 9 करोड़ रुपए मंजूर करवा के वो काम जो है अब शुरू हो चुका है। ठीक है राजीव जी, इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक और मेहमान को मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप वो शख्स हैं जो शहर को विकसित करने की दिशा में जो अथॉरिटी रखते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इमर्जिंग सोनीपत की, तो जो लोग इस इमर्जिंग सोनीपत में योगदान निभा रहे हैं उनमें से एक शख्स हैं हमारे साथ, अनुराज अंतिल जी। आप भी आ जाइए इस पैनल में, आप भी जुड़िए और दोनों लोगों से हम बात करेंगे तो समझ में आएगा कि अनुराज अंतिल जी की जो भूमिका है उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन सर से पहले एक आध सवाल और ले लेते हैं। मेयर साहब, एक बात बताइए, सोनीपत को आप किस तरीके से मार्क करते हैं? पहले तो आपकी जो बड़ी साथ अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है कि आप एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, और हर चीज़ में जो आपकी तुलना है ना वो दिल्ली से होती है, राष्ट्रीय राजधानी है उनसे होती है। बगल में गुरुग्राम शहर है, वो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे में उसका भी अपना नाम है, पहचान है। तो उस कंपटीशन को पॉजिटिव नोट पे लेते हैं, नेगेटिव नोट पे लेते हैं? देखिए, जो है पॉजिटिव रूप में लेते हैं। ये हमें इस बात की खुशी है कि हमारा शहर जो है आगे बढ़ रहा है। एनसीआर क्षेत्र का मैं समझता हूँ कि आज अगर किसी में शहर के अंदर विकास की अपार संभावनाएं हैं गुड़गांव के बाद, तो शायद सोनीपत ही है। और सोनीपत धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रीज़ एक स्टेट ज़िले के रूप में भी यहाँ पर जो है लगातार इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, और उससे जो हमारी जो बाहर से आने वाली आबादी है उसकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और उनको सबको जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके लिए जो है हमने पूरा एक प्लान तैयार करके वो सारी चीज़ें हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो चीज़ें सिरे भी चढ़ रही हैं। ठीक है अनुराज जी, एक सवाल आपसे भी बनता है। इंदुराज नरवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, बड़ौदा के विधायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। आप भी थोड़ी देर में आएंगे, फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा आपके क्षेत्र को लेकर और हरियाणा को लेकर आपका विजन हम समझेंगे। पहले तो आपका वेलकम। अनुराज जी आपके पास आते हैं। एक प्रश्न ये भी है जो सर ने बात कही, बार बार एक बात कहा जाता है ना हर चीज़ में, वर्तमान में इसको आप पॉजिटिव नोट पे ले, नेगेटिव नोट पे ले। जो विधायक जी बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं, कि 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार। एक कारोबारी के तौर पर ये जो अलग अलग इंजन जुड़ रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। देखिए, मैं आपको ये जो आपका सवाल है ना बहुत अच्छा है व्यापारिक दृष्टि से। एक पिछले 5 साल से हम एज अ क्रोनस कंपनी ना सोनीपत शहर को प्रमोट कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू सारी तरह, और इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत आ रही हैं। बट जो एक समस्या आपने कहा ना कि हम एक शहर को एक रूप नहीं दे पा रहे। रूपरेखा कैसे? जैसे गुड़गांव को बोला गया था ये मिलेनियम सिटी है।
आईटी हब है, उसको अभी तक सोनीपत को कोई ये नहीं बता पा रहा कि ये आईटी हब बनेगा या ये इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा या ये क्या बनेगा। मतलब चीज़ें बहुत कुछ हो रही हैं। हाँ, ये भी होगा, आरआरटीएस भी आएगी, मेट्रो भी आएगी, बस पोर्ट भी आएगा, बहुत सारी योजनाएं पिछले 5, 7, 10 साल से अनाउंस हो रही हैं। अभी धरातल पे थोड़ा कम है कि इम्प्रूवमेंट बहुत है। अगर हम पिछली सरकारों से बात करें तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बहुत है, बट एक शहर को जो रूपरेखा दी जाती है ना, एक शहर की मार्केटिंग है, कहीं ना कहीं वो कमी है, किसी बड़े निवेशक की कमी है। आज तक कोई भी बड़ा बिल्डर, आप ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम इतने वीडियोस बनाते हैं, लोग कहते हैं आज तक भी डीएलएफ जैसी, M3M जैसी कोई भी बड़ी कंपनी ने सोनीपत को क्यों नहीं चुना। ये क्या कारण है? कह रहे हैं इस सोनीपत को एक रूपरेखा देने की बहुत जरूरत है कि स्ट्रेटेजिक तरीके से आप क्या बोलना चाह रहे हैं शहर को? अजय साहब बिल्कुल इसका जवाब दे देंगे। आपसे ही एक सवाल है, क्योंकि सोनीपत की तस्वीर और तकदीर बदल सके, इसको लेकर आपको दोबारा मौका दिया गया और आप लाखों वोटों से जीत कर आए। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सोनीपत एक ऐसा द्वार जो देश की राजधानी से लेकर प्रदेश की राजधानी के रास्ते को तय करता है, लेकिन रियल एस्टेट ने यहाँ प्रवेश किया, लेकिन जो उत्थान होना था, जो यहाँ पर प्रगति होनी थी, वो क्यों नहीं हो पाई? और अब आपका क्या टारगेट है, क्योंकि दोबारा आप चुनकर आए हैं, जनता ने विश्वास जताया है? देखिए, आपको लगता है कि रियल एस्टेट की बात अगर आप करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले जो है रियल एस्टेट में यहाँ पे जो है मुश्किल से 1-2 कंपनीज थी, लेकिन आज जो है सबकी जो है इन्वेस्टमेंट की भरमार हो चुकी है। और बहुत जो है बड़े बड़े को, अगर आप जैसे इन्होंने बात की डीएलएफ M3M को छोड़ दे, अदरवाइज जो है बहुत कंपनीज जो है नई नई कंपनीज आई हैं जिन्होंने यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे रेजिडेंशियल टाउनशिप की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात हो। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब सोनीपत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। और प्लान डेवलपमेंट जो सरकार पॉलिसीज़ लेकर आई, चाहे रेजिडेंशियल की हो चाहे इंडस्ट्रियल की हो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब से पहले कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। आज हमारा जो है अगर वो पॉलिसी सरकार लेकर ना आती तो आज जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है, जिस तरह से कभी फरीदाबाद के अंदर जो है छोटी छोटी जो है कॉलोनियाँ फैक्ट्रियों की बन गई, अनऑथराइज बन गई, और वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ समस्याएं ही पैदा होती है। हमारे शहर में भी जो अगर इस तरह की कुछ बनी है वहाँ पे भी समस्याएं, उनका भी सुधार करने के लिए सरकार ने अब ये घोषणा की कि 10 एकड़ एरिया में अगर कोई 50 फैक्ट्री लगी हुई हैं, चाहे वो अनऑथराइज है, तो उनको भी ऑथराइज करके उनको भी इंडस्ट्रियल एरिया की फैसिलिटीज देने का काम करेंगे। ये संभव तो मेरा है उनका सवाल जो है ना, उसको मैं थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। वो एक कारोबारी के तौर पर बात कर रहे हैं, और कारोबारी जो होता है सर, वो और आसपास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ना कंपटीशन भी करते हैं। वो उनका सवाल संभवतः ये है कि आप जब सोनीपत को एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को देखिए, एक से एक बिल्डर है, और वहाँ आप तो ये है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो वहाँ के लिए कुछ नहीं है, इस तरीके से फ्लैट बिक रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जो आपने बात कही ना सर, सोनीपत नहीं, पानीपत के अंदर ट्राइडेंट जैसा बिल्डर, M3M जैसा, DLF जैसा पानीपत में है, बट अभी तक सोनीपत नहीं है। कुछ तो कारण है। हाँ सर, देखिए, कारण जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनीपत की दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, वैसे तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। चाहे GT रोड को ले लें, चाहे हमारे जो 334B बना है, ये बवाना वाला हाईवे बना है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है अब यहाँ बनने जा रहा है, उसका सारा काम जो है शुरू हो चुका। उसके बाद देखना कि आप जो है सारे यहाँ पर अब जो है बड़े बड़े और भी बिल्डर्स यहाँ आके जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर मारुति आने के बाद खरखोदा में आप देख सकते हैं कि लगभग जो है मैं देख सकता हूँ कि 20-25 इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्लान्ड में बस रही है। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज जो भी आता है उसको तुरंत आकर जो है अपनी फैक्ट्री लगाने का अवसर मिले, इसलिए सरकार ये पॉलिसी लेकर आई। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शहर है, नोएडा